इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसे तो हम लोग जब भी पेट की बीमारियों की बात करते हैं तो अक्सर फिजिशियन की बात करते हैं। दवा दे दो, पीलिया ठीक हो जाएगा, दवा दे दो, आमाशय, पेनक्रियाज, इन सब के। लेकिन उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सर्जिकल भी है, और कई बार आंत का ऑपरेशन करना होता है, कई बार लिवर का भी करना होता है, कई बार पेनक्रियाज भी निकालना होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सर्जिकल साइड में है। आज हम हेलो डॉक्टर में बात करना चाहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सर्जिकल साइड में। डॉक्टर VK कपूर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं महात्मा गांधी अस्पताल में, और एम्स में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद लखनऊ में रहे, PG में, PG जो वहाँ का इंस्टीट्यूट है उसमें। इस वक्त जयपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में। डॉक्टर VK कपूर, आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। और जैसा कि हम बहुत बार बात करते रहे हैं इस हमारे कार्यक्रम में, तो जो सर्जिकल साइड में बात हुई वो हार्ट के ट्रांसप्लांट की और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की बात होती थी। लिवर ट्रांसप्लांट की बात भी कम हुई, लिवर की, पेनक्रियाज की, आंतों की सर्जरी को लेके कम ही बात हो पाई है। तो आज ये एक अच्छा मौका है जब आप हमारे बीच हैं और हमारे साथ आप बात करेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की साइड में सर्जिकल साइड को इन्वॉल्व होना पड़ता है? जैसा आपने सही कहा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक यानी पेट, आमाशय, और एंट्रो का मतलब है इंटेस्टाइन्स, जो आंतें। तो हमारे शरीर में एक छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हमारा पाचन प्रक्रिया है उससे संबंधित जो और ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर, जिगर जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, या यकृत, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, ये भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आते हैं। तो पेट और इन सब अंगों से संबंधित बीमारियों का जो इलाज ऑपरेशन के ज़रिए होता है वो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में होता है। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर किसी अंग में कैंसर हो गया है तो उसको निकालने के लिए, या किसी अंग में रुकावट है तो उसको ठीक करने के लिए, और या जैसा कि आज हम बात करेंगे पित्त की थैली की जो बीमारी होती है, जो आम बीमारी, एक बहुत कॉमन बीमारी है कि पित्त की थैली में पथरी बनना, तो वो भी उसका क्योंकि इलाज ऑपरेशन से होता है। तो ये कई बीमारियां हैं जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फिजिशियन के साथ साथ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विभाग की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी के जरिए इलाज होता है, वो भी सर्जिकल साइड के लोग करते हैं या वो मेडिकल साइड के लोग करते हैं एंडोस्कोपी से? हमारे अस्पताल में और हमारे देश में ज़्यादातर अस्पतालों में एंडोस्कोपी और उससे संबंधित इलाज जो हमारे फिजिशियंस हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो लोग एंडोस्कोपी करते आ रहे हैं जी, तो इसमें उनको वो माहिर हैं, और एंडोस्कोपी के ज़रिए जो इलाज है वो फिजिशियंस करते हैं जी। लेकिन एक तरह का एंडोस्कोप होता है जिसको हम लेप्रोस्कोप बोलते हैं। जी हाँ। लेप्रो का मतलब फिर से पेट है, तो पेट के अंदर जब छेद करके हम लेप्रोस्कोप डालते हैं, टेलीस्कोप, तो जो लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है वो सर्जन्स करते हैं। जी, एंडोस्कोपी तो मुंह की नली से, या हाँ, नीचे के रास्ते से, हाँ, या अगर लंग्स की एंडोस्कोपी होनी है तो सांस के रास्ते से, शरीर के किसी भी नेचुरल रास्ते से अगर कोई ट्यूब डाली जाए तो उसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। वो फिजिशियन करेंगे जी। लेकिन अगर आप छेद करके करेंगे तो सर्जिकल, तब वो सर्जिकल होता है, ये उसको फर्क लेप्रोस्कोपी है कहा जो हमें जाता है। समझना चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये सबसे पहले तो जो पित्त की थैली की बात की आपने, पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो है जिनको शुगर की बीमारी होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है पेनक्रियाज का वर्क करना। और पेनक्रियाज में कैंसर भी होता है, पेनक्रियाज में पथरी भी होती है। ये कैसे पता चले कि पेनक्रियाज में कैंसर है या पथरी है, फ़र्क क्या है? जैसा मैंने बताया कि हमारा जो पाचन प्रक्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे संबंधित कई ऑर्गन्स होते हैं। उसमें लिवर है और पैनक्रियास है और गॉल ब्लैडर है। आज जो हम बात करेंगे वो पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर,
उससे संबंधित जो पथरी और बीमारी है। जी। जैसा आपने सही कहा, पैनक्रियास जो अंग है वो दो काम करता है। एक वो ऐसा जूस बनाता है, ऐसा रस बनाता है कि जो आंतों में जाके खाने को पचाता है। जी। और दूसरा वो बनाता है इंसुलिन, जो एक तरह का हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। तो पैनक्रियास की बीमारी से पाचन क्रिया का भी संबंध है और डायबिटीज का भी संबंध है। जी। आज जो हम विस्तृत बात करेंगे वो ऑर्गन है पित्त की थैली। पित्त की थैली एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे लिवर के नीचे, यानी जहां जिगर होता है उसके नीचे होता है। लिवर पित्त को बनाता है। वो पित्त एक नली के जरिए, जिसको हम पित्त की नली कहते हैं, पित्त की थैली में आता है। पित्त की थैली एक तरह का रिजर्वायर है, वहां पित्त जमा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये थैली सिकुड़ती है और पित्त को आंतों में जाने देती है और फिर वो पित्त पाचन क्रिया में मदद करता है। तो आज हम पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर की पथरी और उससे संबंधित और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो ये गॉल ब्लैडर में पथरी के अलावा भी कोई और रोग होते हैं? गॉल ब्लैडर की मेन जो सबसे कॉमन बीमारी, जो आम बीमारी है, वो पथरी का ही बनना है, जिसको पित्त की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन के नाम से हम जानते हैं। और कभी कभी गॉल ब्लैडर में कैंसर भी बन सकता है। वो इसकी एक और अहम बीमारी है। तो डिटेक्ट कैसे होता है? पहले तो सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता लगे कि मेरे पित्त की थैली में कोई प्रॉब्लम हो गई है? क्योंकि लीवर में तो आपको पता लगता है पीलिया हो गया, नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती, बहुत सारी बातें। पित्त की थैली में कोई प्रॉब्लम है, ये कैसे पता लगे? जैसा मैंने कहा कि पित्त की थैली की सबसे कॉमन, सबसे आम बीमारी जो हमारे देश, क्या पूरे विश्व में ही और हमारे देश में नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में ज़्यादा है, किसी कारणवश साउथ इंडिया में उतनी नहीं है, वो है पित्त की थैली में पथरी बनना। और जब हम कहते हैं पथरी तो वो पत्थर ही होता है एक्चुअली, क्योंकि जैसे पत्थर होता है उसी तरह के छोटे बड़े आकार के एक या बहुत से पत्थर पित्त की थैली के अंदर बन जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं ये आपने पूछा। तो वो पथरी क्योंकि पित्त की नली को ब्लॉक कर देती है तो पित्त की थैली सिकुड़ नहीं पाती, उसके अंदर जो पित्त है वो आंतों में नहीं आ पाता। तो हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कहीं कोई रुकावट होती है और वो अंग तेज उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है दर्द, पेट में दर्द। तो पित्त की थैली का जो अहम लक्षण है वो है पेट का दर्द। अब ये जानना जरूरी है कि ये दर्द किस तरह का होता है। जैसा मैंने बताया, पित्त की थैली लिवर के नीचे, और हम सब जानते हैं कि लिवर मेन हमारे पेट के सीधे हाथ, राइट हैंड की तरफ ऊपर के हिस्से में होता है, जहां पेट और छाती मिलती है। तो उसी के नीचे क्योंकि पित्त की थैली होती है, तो ये दर्द ज़्यादातर हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में राइट साइड में होता है। लेकिन कभी कभी ये पेट के बीच में भी ऊपर की तरफ हो सकता है, कभी कमर में भी जाता है और कभी कभी कंधे में भी जा सकता है। लेकिन ये दर्द काफ़ी तेज़ दर्द होता है जो एकदम से उठता है, कुछ घंटे तक रहता है और फिर अपने आप या दवाई लेने से ठीक हो जाता है। और ऐसे अटैक्स दर्द के बार बार होते हैं। कुछ मरीज़ ये बताते हैं कि अगर कहीं उन्होंने पार्टी में या किसी फंक्शन में भारी खाना खाया जिसमें ज़्यादा तला हुआ खाना है, तो उससे उनको ये दर्द हो गया, कभी कभी ऐसा देखा गया है। लेकिन पित्त की थैली की पथरी का जो मेन लक्षण है वो ये दर्द है, पेट में दर्द है। और फिर सोनोग्राफी से पता लगता है, कैसे पता लगता है कि ये इसमें पथरी है, कैंसर है, क्या फ़र्क कैसे पड़ेगा? इससे पहले कि हम जांच पे जाएं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कभी कभी जो ये पित्त की थैली की पथरी है, वो जो पित्त की मेन नली होती है, जहाँ से पित्त लिवर से इंटेस्टाइन में आता है, उसको ब्लॉक कर देती है और इसकी वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया भी हो सकता है। जी। और क्योंकि वो पित्त की थैली में रुकावट हो गई तो उसमें इन्फेक्शन भी होता है, तो कभी कभी फीवर यानी बुखार भी हो सकता है, जो एक तरह के इन्फेक्शन का लक्षण है। अब आपने पूछा कि इसकी जांच कैसे की जाए। तो यदि किसी को भी पेट में दर्द है, चाहे वो किसी भी वजह से हो और वो पित्त की थैली की पथरी की वजह से भी हो, तो उसकी जो पहली जांच आजकल हम लोग करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सिंपल साधारण टेस्ट है जो अमूमन छोटे बड़े सब अस्पतालों में अवेलेबल है। सोनोग्राफी इसको कहते हैं। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, इसमें कोई एक्सरे नहीं होता, तो रेडिएशन का रिस्क नहीं है। बच्चों में, बड़ों में, गर्भवती महिलाओं सब में हो सकता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के लिए तो करते ही अल्ट्रासाउंड है। सिर्फ ये है कि मरीज को खाली पेट
रहना होता है। जी। तो बहुत साधारण, बहुत सिंपल टेस्ट है, और अगर अच्छी जगह आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। जी। और पित्त की थैली की पथरी के डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट टेस्ट है। जी। ज़्यादातर केसेस में 95% से ज़्यादा केसेस में अल्ट्रासाउंड से पित्त की थैली का पता लगाया जा सकता है। बहुत छोटे अगर कण हैं तो शायद ना दिखें, लेकिन अमूमन बड़ी पथरी जिसकी वजह से दर्द हुआ है वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। फिर इसको क्या ऑपरेट करके निकालेंगे या कोई छेद करके आप कोई नली से निकालेंगे, किस तरह, या पूरा ऑपरेट करेंगे? तो जैसा हमारे दर्शक जानते होंगे कि पथरी गुर्दों में भी बनती है, पेशाब के रास्ते में। बिल्कुल। तो पित्त की थैली और गुर्दे की पथरी में थोड़ा फर्क है। गुर्दे की पथरी अगर छोटी है तो कभी कभी वो अपने आप पेशाब के साथ निकल सकती है। हाँ, कई कहते हैं होम्योपैथी की दवा से टूट जाता है, कोई कहते हैं बार्ले वाटर ले लो तो उससे प्रेशर से बाहर आ जाता है, छोटे कण होते हैं तो। उसके बारे में तो मैं हाँ, ज्यादा नहीं वो तो खैर जानता, medically- लेकिन हाँ, हाँ, नहीं कह रहे। पानी खूब जी। पिए अगर आप, और यूरिन अगर अच्छी मात्रा में बने तो निकल जाती है। छोटे छोटे पेशाब के जो पथरी के कण हैं निकल जाते वो नेचुरल रास्ते से निकल निकल आते हैं। लेकिन पित्त की थैली की पथरी के केस में ये संभव नहीं है। जी। इसलिए पित्त की थैली में अगर पथरी बन गई और आपको दर्द हुआ है जी। तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है। उसका इलाज दवाई से या जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे एंडोस्कोपी से संभव नहीं है। ये ऑपरेशन आजकल अमूमन हर अस्पताल में लेप्रोस्कोप यानी दूरबीन के जरिए होता है। लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन में हम लोग पेट में 4 जगह छोटे छोटे चीरे लगाते हैं, करीब 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर के। उसमें से एक दूरबीन पेट के अंदर जाती है जिससे हमें पेट के अंदर का पूरा दृश्य दिखाई देता है। और जो बाकी 3 जगह हमने छेद किए हैं उसमें हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जी। तो उनको डालकर बिना पेट को चीरे, बिना पेट को काटे हम ये पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पित्त, जैसे गुर्दे की पथरी अगर बनी है तो पथरी निकाल दी जाती है, ऑब्वियसली गुर्दा नहीं निकाला जाता क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हाँ जी। हाँ। लेकिन पित्त की थैली में जब पथरी बनती है तो हम पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं ताकि आगे फिर पथरी ना बने। तो फिर पित्त की थैली का काम कौन करता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पित्त की थैली का काम है कि लिवर में जो पित्त बना वो पित्त की थैली संचित में करके रखना। आया उसको स्टोर करना, और समय समय पर जब हम खाना खा रहे हैं तो उसको छोड़ना। उसको सिकुड़ कर छोड़ना। उस पित्त को आंतों में भेजना। जी। अब जब हमने पित्त की थैली निकाल दी तो ये फंक्शन नहीं हो पाता, लेकिन लिवर अभी भी पित्त की नली के जरिए इंटेस्टाइन से, आंतों से जुड़ा हुआ है। तो लिवर में जो पित्त बन रहा है वो धीरे धीरे अपने आप ही इंटेस्टाइन में आता रहता है। अब क्योंकि वो लगातार इंटेस्टाइन में आ रहा है तो कभी कभी शुरू में ऑपरेशन के कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक कुछ लोगों को जो फैट का डाइजेशन है, यानी जो वसा का वो मुश्किल हो पाचन है, उसमें कभी कभी कुछ परेशानी आ सकती है। जी, जी। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद आपका जो पाचन क्रिया है वो अपने आप को इस तरह से अभ्यस्त एडजस्ट कर लेती है अपने आप को कि अभ्यस्त कोई कर परेशानी नहीं होती है। हाँ, पर शुरू में तो चूंकि वो थैली होती है तब तो स्टोर करके एक साथ ज़्यादा छोड़ती जितनी जरूरत है जी उस चीज़ को पचाने के लिए। जी। और जब थैली नहीं है तो जो धीरे धीरे आ रही है, रिस कर पित्त आ रहा है, वो स्टोरेज से नहीं आ रहा है। इसलिए अगर ज़्यादा हैवी चीज़ आप खाएंगे तो शायद वो उसको पचाने लायक पित्त आपके पास नहीं होगा उस समय, और इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट बॉडी कर लेती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा था एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि कभी कभी पित्त की थैली की पथरी, खासतौर से अगर वो छोटी हो तो वो खिसक कर पित्त की नली में आ जाती है और जॉन्डिस कर सकती है। तो पित्त की नली की पथरी, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है और एंडोस्कोप की पहुंच वहां तक होती है, तो पित्त की नली की पथरी का जो इलाज है वो एंडोस्कोपी के जरिए भी संभव है। पित्त की थैली की पथरी का नहीं, पित्त की नली की पथरी का जो जॉन्डिस कर रही है उसको एंडोस्कोप के जरिए हमारे जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं वो निकाल सकते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है इस वक्त पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर की, उसकी पथरी की, और इसके बाद गॉल ब्लैडर के कैंसर की बात भी हम करेंगे। फिलहाल बातचीत चल रही थी पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर में स्टोन की, और गॉल ब्लैडर की नली में स्टोन की। नली में स्टोन है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मेडिसिन वाले लोग निकाल सकते हैं एंडोस्कोपी से, लेकिन अगर पित्त की थैली में है तो लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन हो सकता है, और ऑपरेशन से पित्त की थैली बाहर निकाल दी जाती है, पत्थर बाहर नहीं आता। डॉक्टर साहब, आपने कहा था शुरू में कि इसका पता लग जाता है अगर आप सोनोग्राफी करते हैं तो
आमतौर पर सोनोग्राफी को उतना एडवांस स्टेज नहीं मानते निदान के लिए। जो आजकल भी कोरोना में चल रहा है कि सोनोग्राफी हो गई तो सीटी कराओ, या कई चीज़ों में बोलते हैं सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग मानते हैं कि उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है पता लगने में। क्या पत्थर का साइज पता लगने में, लोकेशन पता लगने में, किस चीज़ में एक्यूरेसी आ सकती है या ज़रूरत ही नहीं है उनकी? जी, सीटी और एमआरआई डेफिनेटली बहुत एडवांस टेस्ट्स हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड करने के बाद हम सीटी और एमआरआई करते हैं। लेकिन जहां तक पित्त की थैली की पथरी का सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है, पर्याप्त है वो। पर्याप्त है जी। तो ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड के बाद और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जी। कुछ रेयर सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें अल्ट्रासाउंड में डाउट है, या हमें लग रहा है कि कोई पित्त की थैली की पथरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तब बहुत सेलेक्टेड केसेस में हम सीटी या एमआरआई का टेस्ट कराते हैं। आमतौर पर जो पित्त की थैली की पथरी की कोई बीमारी है, उसका निदान अल्ट्रासाउंड से ही ऐसे संभव केसेस है। 2-4% होते होंगे जिनमें आपको जी, सीटी स्कैन या एमआरआई बिल्कुल, करानी हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो गॉल ब्लैडर, इसमें कैंसर भी होता है और कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो भी एक पथरी जैसा शेप ले लेती हैं। तो क्या आपको अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि ये कैंसरस सेल है या पथरी है? कोई डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं उस लेवल पर, या कि उसके लिए गॉल ब्लैडर बाहर निकालने के बाद उसकी जांच कराएंगे? क्या, कैसे पता लगेगा? जी, जैसा हम जानते हैं, हर कैंसर की स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज भी होती है और एडवांस स्टेज भी होती है। ज़्यादातर कैंसर्स को हम 4 स्टेजेस में विभाजित करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर्स हैं, वो ज़्यादातर अर्ली कैंसर्स होते हैं। स्टेज 3 थोड़ा बढ़ा हुआ कैंसर है, और स्टेज 4 अक्सर ऐसा कैंसर जो फैल गया है, जिस अंग से शुरू हुआ उससे बातचीत में लोग कहते हैं गोन केस है, दूसरे अंगों में भी चला गया है। जी हाँ। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन general कैंसर्स बिल्कुल। का हम करते हैं। ठीक है। तो जहां तक अर्ली कैंसर की बात है, वो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। जी। एडवांस्ड कैंसर जो गॉल ब्लैडर से फैलकर लिवर में भी चला गया, वो अल्ट्रासाउंड से अक्सर पता चल जाता है, और इसलिए उस तरह के केसेस में फिर आगे टेस्ट की शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, जीवन की बहुत ज़्यादा आशा नहीं होती है। जी। और जब हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये कैंसर है, तो उन केसेस में आगे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, एक्सरे के डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि पथरी के अलावा पित्त की थैली में और भी कोई अबनॉर्मेलिटी है, तो फिर ये बेहतर होता है कि उसको सीटी स्कैन से फर्दर इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि पथरी के लिए तो अल्ट्रासाउंड काफ़ी है जी। लेकिन गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, उसकी जो झिल्ली है, उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है या नहीं, ये अल्ट्रासाउंड से उतनी अच्छी तरह नहीं पता चलता है। इसलिए अगर अल्ट्रासाउंड में कोई भी डाउट हमें होता है, हमारे रेडियोलॉजिस्ट को होता है, तो उन केसेस में हम डेफिनेटली सीटी स्कैन या कभी कभी एमआरआई करके देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी है या नहीं। दूसरा ये भी होता है कि कई बार पथरी ही दिखती है, अल्ट्रासाउंड में भी और सीटी में भी। हमने ऑपरेशन किया, और ये बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्टर्स के लिए भी मैसेज है, सर्जन्स के लिए, और जो मरीज़ हैं पित्त की थैली, उनके लिए भी ज़रूरी है कि जब अगर आपके किसी मित्र या संबंधी का पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन हो, तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछें कि आपने हमारी जो पित्त की थैली निकाली है, उसको बायोप्सी जांच के लिए भेजा है या नहीं। कई बार डॉक्टर, सर्जन ये सोचकर कि नॉर्मल दिख रही है, उसको बायोप्सी जांच के लिए नहीं भेजते हैं कि क्यों बेकार में पैसे खर्च किए जाएं, लेकिन ये सही नहीं है। हर पित्त की थैली जो निकाली गई है पथरी के इलाज के लिए, उसकी बायोप्सी से जांच होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बायोप्सी की जांच करते हैं, तभी अर्ली कैंसर का पता चलता है। अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर, जो गॉल ब्लैडर कैंसर की अर्ली स्टेजेस हैं, वो अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल नहीं पता चलती हैं, कभी कभी सीटी से भी नहीं पता चलती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन करके थैली निकाली गई है, उसको बायोप्सी की जांच के लिए भेजा जाए, और अगर उसमें कैंसर दिखता है बायोप्सी पर, तो ज़्यादातर मरीजों में फिर दोबारा ऑपरेशन करके, बड़ा ऑपरेशन करके और हिस्से भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कैंसर का पूरा इलाज हो सके।
डॉक्टर साहब, पित्त की थैली में कैंसर और पित्त की थैली आपने निकाल दी, तो क्या कैंसरस सेल्स वहीं तक सीमित नहीं रहकर बढ़ चुकी होगी इसलिए आप करेंगे, या ये भी संभावना है कि बॉडी के अंदर टेंडेंसी डेवलप होगी कैंसर सेल डेवलप करने की, इसलिए फिर आप उसका बायोप्सी करने के बाद फर्दर और इलाज करेंगे और अंग निकालेंगे? क्या वजह होगी? ज़्यादातर अंगों में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो जो कैंसर के लिए ऑपरेशन है और जो बिना कैंसर वाली बीमारियां हैं उनके लिए जो ऑपरेशन है वो अलग अलग होते हैं। जी हाँ। जब भी किसी अंग में हम कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो अमूमन उस अंग के साथ साथ आसपास के भी कुछ हिस्से और एक हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स, छोटी छोटी। हाँ जी हाँ। तो कैंसर जिस भी अंग में शुरू होता है सबसे पहले लिम्फ नोड्स में जाता है। तो जब भी हम कैंसर का किसी भी अंग का ऑपरेशन करते हैं तो वो लिम्फ नोड्स निकालनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जी। अगर मान लीजिए हमने सोचा कि पित्त की थैली में सिर्फ पथरी है और हमने उसका ऑपरेशन किया तो हम सिर्फ पित्त की थैली निकालते हैं, ये ग्लैंड्स या लिवर का पार्ट नहीं निकालते। लिम्फ नोड्स नहीं निकालेंगे आप? जी, लेकिन अगर कैंसर है तो उसमें लिवर का एक पार्ट जो गॉल ब्लैडर के आसपास था और लिम्फ ग्लैंड्स को निकालना जरूरी होता है। इसीलिए अगर बायोप्सी में अर्ली कैंसर पता चला तो दोबारा ऑपरेशन करके इन चीजों को भी निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा बीमारी के दोबारा होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो। मतलब अन्य जगह होने का? बिल्कुल, क्योंकि ये तो निकल गई गॉल ब्लैडर तो, लेकिन बाकी जगह जो शरीर में रह गए अंग अवयव रह गए हैं, जी। लिम्फ नोड्स में अगर कैंसर सेल चले गए जी, और या लिवर में चले गए तो लिवर का कैंसर भी हो सकता है और शरीर के दूसरे अंगों में भी कैंसर फैल सकता है। वही कैंसर लिवर में और लिम्फ नोड्स में जी प्रेजेंट हो सकता है। जी जी। तो क्योंकि खाली पथरी का इलाज अलग है और कैंसर का इलाज अलग है, जी। इसलिए अगर आपका सिर्फ पथरी का इलाज हुआ और बायोप्सी में कैंसर निकला तो दोबारा ऑपरेशन करके उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर देना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आपको मालूम पड़ गया कि कैंसरस है मान लो, तो क्या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से वो नहीं हो सकता कि आपको ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा? बहुत ये अहम सवाल है, क्योंकि जैसा आम लोग जानते हैं कि कैंसर के इलाज में सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन ज़्यादातर अंगों के इलाज के कैंसर के इलाज के लिए जो पहला ट्रीटमेंट है, जो बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है, वो सर्जरी होता है। अच्छा जी। इसलिए प्रॉपर सर्जरी करना ज़रूरी है और प्रॉपर सर्जरी करने के बाद भी जो बायोप्सी की फाइनल रिपोर्ट आती है उसके आधार पे कुछ मरीजों में हम कीमोथेरेपी और कुछ में रेडियोथेरेपी भी एडवाइज करते हैं। क्योंकि देखिए कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें पहला इलाज ही स्ट्रॉन्गेस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस बीमारी को 99% किल कर सकें। चांस नहीं ले सकते, चांस नहीं, बिल्कुल जी। इसलिए डॉक्टर साहब इसमें ये बात भी है कि जो आप ऑपरेशन करते हैं वो लोकलाइज करते हैं, पर्टिकुलर जहां कैंसरस सेल है वहां जाके करते हैं, जबकि कीमोथेरेपी करेंगे तो कीमोथेरेपी तो पूरे बॉडी को कुछ खून में मिलके और सब चीज़ों में मिलके उस जगह के अलावा पूरे शरीर को भी हिट करेगी वो तो इसलिए वो लोकलाइज जो अटैक करना है आपको वो ऑपरेशन से ही कर पाएंगे, मैं ये समझता हूँ जहाँ तक। जी, रेडियोलॉजी में जरूरी है कि आप पिन पॉइंटेड इलाज कर सकते हैं, पर कीमोथेरेपी में इस तरह इलाज नहीं कर सकते, इसलिए ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी। जी, ज़्यादातर कैंसर्स में शरीर में, ब्लड में या और जगह कैंसर के छोटे छोटे कण जो ना आंखों से दिखाई देते हैं ना किसी टेस्ट से पता चलते हैं वो होते हैं, और ये एडवांस्ड कैंसर में ज़्यादा होता है। और उन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, आगे बीमारी दोबारा ना हो, उस रिस्क को कम करने के लिए कीमोथेरेपी एक बहुत अहम पार्ट है कैंसर, किसी भी ऑर्गन के कैंसर के ट्रीटमेंट का। और कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जिनका पूरा ही इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी से होता है, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे ब्लड कैंसर है। यहाँ ब्लड कैंसर में तो आप ऑपरेशन किस चीज़ का करेंगे? जी, वो तो पूरे खून में फैली हुई चीज़ है और उसके रीजन्स भी दूसरे हैं। उसमें अगर ऑपरेशन करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बोन मेरो का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, तब जाकर ब्लड कैंसर शायद ठीक हो पाए। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कैंसर के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई कैंसर्स जो बढ़े हुए होते हैं उनमें आजकल एक नया ये सिस्टम आया है ट्रीटमेंट का कि ऑपरेशन करने से पहले हम कीमोथेरेपी या कभी कभी रेडियोथेरेपी भी देते हैं, जिससे बीमारी को हम कम कर सकें और फिर वो ऑपरेशन करने लायक हो जाए या हमें ऑपरेशन करने में आसानी हो। फैली हुई को कंसोलिडेट करके छोटा कर दें उसको। ये भी एक नया आयाम आया है कैंसर के इलाज में कि पहले कीमो और रेडियोथेरेपी और उसके बाद ऑपरेशन और फिर आगे और कीमोथेरेपी। जी जी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमने गॉल ब्लैडर के
कैंसर, गॉल ब्लैडर की पथरी, उसके लिए होने वाले ऑपरेशन, इन सब के बारे में और सावधानियां और लक्षण और निदान सब के बारे में काफ़ी चर्चा की। अब ये पेट तो बहुत बड़ा विषय है, सब कुछ पेट पर ही है, दुनिया में पेट के पीछे दुनिया चल रही है और पेट की वजह से ही बहुत सारे रोग होते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है, लेकिन बहुत अथाह समुद्र है पेट की बीमारियां, तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी किस किस अवयव में कैसे कैसे होती है। आज का ये हेलो डॉक्टर हमने समर्पित किया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सर्जिकल डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर कपूर को, इस बात के लिए कि कम से कम हम गॉल ब्लैडर की पथरी और कैंसर के निदान, लक्षण और इलाज के बारे में बात कर सकें और इनके संबंध में समझ सकें। हेलो डॉक्टर में हम फिर उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर कपूर फिर आएँ हमारे साथ और बात करें, लिवर पर बात करें, आंतों पर बात करें और पेनक्रियाज पर बात करें। बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं सर्जिकल साइड में भी, लेकिन हेलो डॉक्टर में आज इतना ही। हेलो डॉक्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर कपूर आपका धन्यवाद, दर्शकों आपका धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।